हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरेस्पेक्ट्रा क्लासेस। कैरेस्पेक्ट्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कुछ न्यूमेरिकल्स। जो भी स्टूडेंट यूकेपीएससी जीआईसी लेक्चरर एंड यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नेगेटिव फीडबैक से रिलेटेड। क्वेश्चन में है कि नेगेटिव फीडबैक increases the input and output impedance. Negative feedback can increase the input impedance and bandwidth. Negative feedback decreases the output impedance and the bandwidth or does not affect the impedance or bandwidth. तो नेगेटिव बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम लोगों को पता है बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व से हमें मिलता है कि द प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप ये ध्यान में रखेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ गेन एंड बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन्स gain and bandwidth are inversely related to each other. If gain increases, bandwidth decreases. If bandwidth increases, gain decreases. और नेगेटिव फीडबैक के केस में हम मतलब ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हम नेगेटिव फीडबैक लगाते ही इसलिए ताकि हम गेन को मॉडिफाई कर पाए। तो नेगेटिव फीडबैक के केस में गेन होता है आपका कम, तो गेन होता है कम तो बैंडविड्थ होती है ज़्यादा। ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका करेक्ट हो जाता है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में बैंडविड्थ इंक्रीज नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाता है। बात करें इसकी सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट कहता है कि इंक्रीज द इनपुट इंपीडेंस। इनपुट इंपीडेंस का इंक्रीज होने का मतलब है कि नेगेटिव फीडबैक के केस में आपका जो इनपुट वोल्टेज सिग्नल है, तो फीडबैक आपके इनपुट वोल्टेज सिग्नल को करता है अपोज। सिग्नल होता है अपोज, करंट होती है कम और इंपीडेंस होता है इंक्रीज। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे। इन द गिवन फिगर आउटपुट विल बी। ये क्वेश्चन यूकेपीएससी लेक्चरर 2020 में आया था। इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बेसिक पता होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम जनरलाइज कर लेते हैं। इसके लिए मैंने इस क्वेश्चन को फिगर को रीड्रॉ किया है, सर्किट को। तो बेसिकली इसमें पहले वाले इनपुट को हम मान लेते हैं V1, इसको हम मान लेते हैं V2। ये हमारा फीडबैक रेजिस्टेंस है RF। और अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो हम इसे R1 R2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये है आपके पास नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में, सिर्फ नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के केस में हम यूज़ करते हैं वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। अब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट कहता है कि आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल मीन्स जो आपका पॉजिटिव होता है हम उसे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, जो आपका नेगेटिव होता है हम उसे इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो वर्चुअल ग्राउंड कहता है कि आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो आपका नेगेटिव वाला टर्मिनल है, वो आर वर्चुअली कनेक्टेड। दीज टू टर्मिनल्स आर वर्चुअली कनेक्टेड। तो मीन जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वो पोटेंशियल आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन इसको सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप करंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास रेजिस्टेंस है कुछ ऐसा, यहाँ पे पोटेंशियल है V पॉजिटिव, यहाँ पे पोटेंशियल है V नेगेटिव, करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और ये रेजिस्टेंस है R। तो आप करंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे? I इक्वल्स टू VD बाई R, दैट इज V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव बाय R, ठीक है। तो इस वाले केस पे हम करंट की डायरेक्शन बनाते हैं। करंट आपका फ्लो होगा इधर, ये हो गया I2, ये हो गया I1, ये हो गया आपका I3 एंड I4। आप हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए बात ध्यान रखेंगे कि I3 आपका ओपैम्प के थ्रू नहीं जाएगा, आपका I3 फीडबैक के थ्रू आउटपुट की साइड चले जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे KCL लॉ के अकॉर्डिंग I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 हो जा रहा है एंड I3 इक्वल टू I4 हो जा रहा है। तो अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बाय अप्लाइंग KCL लॉ, we have I1 plus I2 equals to I3, दैट इज I1 को आप कैसे लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V1, और इस साइड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना था वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की हिसाब से? 0। तो V1 माइनस 0 ओवर R1 प्लस V2 माइनस 0 ओवर R2 इक्वल्स टू I3, एंड I3 आप देखोगे किसके बराबर है? I4 के। I3 को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे I4 के बराबर, और दोबारा लिखेंगे I4 को कैसे लिख सकते हैं फिर? V1 बाई R1, इसको हम लिख सकते हैं V1 बाई R1, इसको लिख सकते हैं V2 बाई R2, एंड देन I4 क्या लिख सकते हैं आप? 0 माइनस V आउटपुट बाय RF, 0 माइनस V आउटपुट बाय RF।
और इस वाले केस से आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट की वैल्यू, आउटपुट इज इक्वल्स टू आर एफ माइनस आर एफ V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। ठीक है, माइनस आर एफ इज इक्वल्स टू वी आउटपुट इक्वल टू माइनस आर एफ V1 ओवर R1 प्लस V2 ओवर R2। एंड इफ, तो ये आपका जनरलाइज हो गया जब आपके पास अलग अलग रेजिस्टेंस होंगे। एंड इफ R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R, देन वी हैव फॉर्मूला V output is equals to minus RF over R V1 plus V2। तो बेसिकली जो आपके पास ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये है समिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। ठीक है, तो समिंग में क्या होगा, आपका इनपुट वोल्टेज का एडिशन हो रहा है विद अ फैक्टर ऑफ माइनस RF ओवर R, और आपके पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मीन्स आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है। तो इफ देयर इज अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री, then that means this is an inverting operational amplifier। तो आपने जो एम्पलीफायर अभी पढ़ा वो है inverting operational amplifier with a phase shift of 180 degree, and it is an summer amplifier cause आपका इनपुट वोल्टेज का क्या हो रहा है यहाँ पे, सम। तो ये आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला आ गया। अब आपके क्वेश्चन पे आए, इस फॉर्मूले को याद रखते हुए, आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था, अभी जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ वो क्या बना आपके पास, V output is equals to minus RF over R V1 plus V2। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। फीडबैक रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 10 माइनस 10 ओवर 1, इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास 1 है ना, और सेम है। देन V1 प्लस V2 दैट इज 0.2 प्लस 0.5 दैट इज 0.2 प्लस 0.5 0.7, 0.7 मल्टीप्लाई माइनस 10 दैट इज -7। तो आपके पास आंसर आ जाता है -7 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है। मीन्स सम ऑफ द वोल्टेज इज -7, सम ऑफ द वोल्टेज इज 0.7 दैट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनपुट अगर आपके पास है और ये इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, मीन्स वोल्टेज आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पे है और फीडबैक रेजिस्टेंस इस पे है, तो आपके पास आउटपुट किस पे आएगा, नेगेटिव पे। तो ऑलवेज आपका नेगेटिव आएगा। तो ऑप्शन सी एंड ए आप पहले से ही एलिमिनेट कर सकते थे। देन आप वोल्टेज का सम अगर करते तो आपके पास नेगेटिव वोल्टेज आता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दूसरे क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फॉर द एडर सर्किट शोन आउटपुट इज। अब हमने इससे पहले भी एडर सर्किट किया था और ये भी एडर सर्किट है, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। यहाँ पे पहले वाले में 2 वोल्टेज थे, यहाँ पे 3 वोल्टेज है, तो आप सिंपल वैसे ही लिखोगे RF ओवर R R1 प्लस सॉरी V1 प्लस V2 प्लस V3 लिखना है यहाँ पे, V1 प्लस V2 प्लस V3। अभी भी आप यहाँ से अगर इनका सम करोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा, -2 -3 दैट इज -5, -5 प्लस 4 दैट इज -1, -1 देखोगे तो आउटपुट आपका पॉजिटिव में आना चाहिए। तो यहाँ पे तो सारे आउटपुट पॉजिटिव में, तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। माइनस RF है आपके पास -8, फीडबैक में है आपके पास कॉमन रेजिस्टेंस दैट इज 2, कॉमन मीन्स सेम रेजिस्टेंस है आपके पास वो 2 है, और सम अगर आप कर रहे हो तो ये आ रहा है आपके -1 कैसे आ रहा है, -2 प्लस -3 दैट इज -5 प्लस 4 -1, -1 से -1 कैंसिल, -1 से माइनस वाला साइन कैंसिल, देन आउटपुट आपके पास कितना आ रहा है, 4 वोल्ट। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ से आपके पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पे भी हमने नेगेटिव फीडबैक का यूज़ किया है। तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है, वर्चुअल ग्राउंड कनेक्ट होते हैं। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट पॉजिटिव टर्मिनल इज इक्वल्स टू वोल्टेज एट नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आपके पास द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द आइडियल ओप एम्प सर्किट शोन इन द फिगर इज। तो आपको आउटपुट वोल्टेज बताना है इसमें। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए यहाँ पे आप एक बार ध्यान रखेंगे, एक और चीज़ आप सीखते हैं। यहाँ पे आप सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई सर्किट इस तरह से गिवन है, जो यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, यहाँ पे आपके पास कोई इनपुट वोल्टेज है, आपसे ये वोल्टेज Vx अगर पूछा गया है, तो Vx निकालने का तरीका है Vx इक्वल्स टू Vin, ये वाला वोल्टेज पोटेंशियल, मल्टीप्लाई दिस डायगोनल रेजिस्टेंस अपॉन R1 अपॉन R2 प्लस R1, R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1 आप लिख लेंगे। तो आप ये पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे वोल्टेज डिवाइडर रूल भी कहते हैं।
तो बेसिकली वोल्टेज ये जो आपका पोटेंशियल आएगा वो Vx आएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक केस है, तो हमेशा नेगेटिव फीडबैक के केस में वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट लगता है। मीन्स पॉजिटिव नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज इज इक्वल्स टू इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज के बराबर, तो ये वाला भी आपके पास Vx आ जाएगा। ठीक है, तो Vx फाइंड आउट करते हैं। तो Vx इज इक्वल्स टू इनपुट वोल्टेज में आपके पास 1 मल्टीप्लाई डायगोनल रेजिस्टेंस भी आपके पास 1 अपॉन 1 + 1। ठीक है, तो कितना आ गया 1 अपॉन 1 + 1 था, सॉरी, अपॉन 1 + 1 दैट इज़ 1/2। तो 1/2 आपके पास Vx आ गया। आप इसको लिख सकते हैं 0.5 लेके चल लेते हैं। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। अब आपके पास Vx आ गया, Vx की वैल्यू आपके पास पता चल गई। देन आप करंट इक्वेशन लगाओगे। करंट आपका यहाँ से फ्लो करते हुए ओप एम्प के थ्रू नहीं जाएगा, कॉज इनपुट टर्मिनल पे क्या होता है, हाई इंपेडेंस वोल्टेज, हाई इंपेडेंस होता है। हाई इंपेडेंस होने के कारण करंट आपका इधर चले जाएगा। ठीक है, सो I1 इसको I1 बोल देते हैं, इसे I2 बोल देते हैं। तो I1 = I2 बाय यूजिंग KCL at this node, I1 = I2, that means 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे 2 - 0.5 over 1 is equals to 0.5 minus V output over 5, 0.5 minus V output over 5। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 5 to the 10 और V output is equals to -7। ठीक है, तो यहाँ से आपका V आउटपुट कितना बन जा रहा है -7। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द गेन ऑफ द ऑप एम्प सर्किट शोन इन द फिगर इज गिवन बाय, व्हाट शुड बी द गेन ऑफ दिस ऑप एम्प। अब यहाँ पे देखेंगे आप नेगेटिव फीडबैक का केस फिर से है। नेगेटिव फीडबैक का केस है मीन्स वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे। ये पोटेंशियल 0 है तो दिस पोटेंशियल इज ऑल्सो 0। तो करंट आपका इधर जाएगा, दैट इज I1, वो I1 = I2 आप ले लेंगे। देन I2 फर्दर डिवाइडेड हेयर इनटू I3 एंड I4। I4 थोड़ा ऊपर ले लें आप, यहाँ पे ले लेते हैं I4। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे एक तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से और एक KVL लॉ से। तो यहाँ पे हम KVL लगाएंगे इस वाले नोड पे, तो बाय यूजिंग KCL, बाय यूजिंग KVL तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है, KCL आपका किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो किरचॉफ करंट लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे इस नोड पे, दैट इज इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, I1 = I2। तो V in -0 over R1 is equals to, let's suppose this potential is Vx, then 0 minus Vx over R2. So from here we can say that Vx equals to minus V in R2 over R1। ठीक है, ये आपका Vx की वैल्यू आ गई। देन आगे बढ़े, इस वाले नोड पे अगर आप देखें तो I2 है इनकमिंग करंट, I3 एंड I4 है आउटगोइंग करंट इस वाले नोड पे। तो हम लिखेंगे बाय अप्लाइंग KCL एट दिस नोड वी हैव I2 is equals to I3 plus I4 and I2 is 0 minus Vx over R2 is equals to I3 आपके पास कितना है Vx minus 0, 0 को रहने देते हैं, Vx minus 0 over R4 प्लस I4 कितना है Vx minus V output over R3, Vx minus V output over R3। आगे देखें आपके पास क्या बना, आपके पास बना -Vx over R2 minus Vx over R4 and minus Vx over R3 is equals to minus V output over
R3 माइनस वी एक्स आप कॉमन ले लें, आपके पास बचेगा 1/R2 माइनस प्लस 1/R4 प्लस 1/R3, यहाँ पे R3 छूट गया था, R3 इज इक्वल्स टू V आउटपुट ओवर R3, ठीक है, और माइनस साइन आपके फिर से छूट गया, माइनस V आउटपुट ओवर R3, ठीक है। अब माइनस वी एक्स की जगह क्या है, माइनस वी इन ओवर R2/R1 दैट इज प्लस वी इन बाय R2/R1, हम माइनस वी एक्स की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, दैट इज माइनस वी इन मीन्स प्लस वी इन ओवर R1 R2 आपके साथ ऐसा है, तो माइनस वी इन R2/R1 हम ऐसे ले लेंगे। और बेसिकली क्वेश्चन में आपको गेन पूछा गया है, तो गेन होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट के कुछ टर्म हम इक्वेशन बनाएंगे, तो दैट इज 1/R2 प्लस 1/R4 प्लस 1/R3 इक्वल्स टू माइनस वी नॉट ओवर R3, तो आपके पास आ जाएगा R3 भी यहाँ पे ले आएंगे, तो R3 भी जब यहाँ पे आ जाएगा तो R2 R3 ओवर R1, गेन को डिवाइड में दे देंगे, कॉज गेन हमारे पास क्या होता है, इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, गेन हमारे पास होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट के टर्म्स में जो भी आता है वो हमारे पास गेन होता है, और क्वेश्चन में हमें गेन पूछा गया है ना, तो आपके पास आ जाएगा R2 R3 ओवर R1, R2 इस वाले से हमने मल्टीप्लाई करा लिया, देन R2 R3 ओवर R1 R4 प्लस R2 R3 ओवर R3 माइनस V आउटपुट एंड माइनस V आउटपुट एंड V आउटपुट, जो अगर हम लिखें माइनस V आउटपुट ओवर V इनपुट है वो, और माइनस V आउटपुट को अगर आप लिख सॉरी V आउटपुट इज इक्वल्स टू R2 से R2 कैंसिल, ये आपके पास कोई कैंसिल नहीं, यहाँ पे आपका कैंसिल, तो आपके पास आएगा R3 ओवर R1 प्लस R2 ओवर R1, और ये वाला टर्म बचा आपके पास R2 R3 ओवर R1 R4 और माइनस साइन V आउटपुट ओवर V इनपुट, तो बेसिकली आपके पास आया V आउटपुट ओवर V इनपुट इक्वल टू माइनस R3 ओवर R1 R2 ओवर R1 R2 R3 R1 ओवर R4, ठीक है। इस ऑप्शन को देखें, इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं है, तो यहाँ से आप देखेंगे ये ऑप्शन से फर्स्ट वाला आपका मैच हो रहा है यहाँ पे, जिसमें कॉमन में आपको R1 ले लिया था, ठीक है। अब अपना इक्वेशन देखें, अगर हम इसे ऐसे लिख लें, गेन को, गेन बेसिकली V आउटपुट ओवर V इनपुट इक्वल टू माइनस R3 प्लस R2 प्लस R2 R3 बाय R4 एंड होल अपॉन R1, तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से मैच हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या थी, गेन पूछा गया था, तो गेन आपको हमेशा V आउटपुट ओवर V इनपुट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए हमने KCL लॉ लगाया इस नोड पे, देन हमने KCL लॉ लगाया इस नोड पे, यहाँ से हुआ I1 इक्वल टू I2, देन I2 फर्दर डिवाइडेड इनटू I3 एंड I4, वहाँ से हमने सॉल्व किया, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे मैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन op-amp configuration of the given figure below, the value of RF required to produce the closed loop voltage gain of -100, तो बेसिकली क्लोज लूप गेन ऑफ -100 यहाँ पे पूछा हुआ है। अगर नेगेटिव फीडबैक के केस में देखते हैं वहाँ पे गेन आपका नेगेटिव लेते हैं, जब भी नेगेटिव फीडबैक होता है, और यहाँ पे भी नेगेटिव फीडबैक में देखिए वोल्टेज इनपुट में जा रहा है किसके, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो नेगेटिव मतलब इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ठीक है। तो बेसिकली जब अभी हमने इसका फॉर्मूला भी सॉल्व किया था, और अगर आपको याद नहीं है तो आप डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद कर लें इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का होता है V आउटपुट ओवर V इनपुट, इसको गेन बोलते हैं, माइनस RF ओवर R, तो गेन किस में आ रहा है आपका, नेगेटिव में आ रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे माइनस RF ओवर R इज इक्वल्स टू -100, देन आप लिख लेंगे RF ओवर R इज इक्वल्स टू 100,
आर की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, देन आर एफ इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 2.2 के, दैट इज 220 के। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से मैच हो जा रहा है। आपको क्या ध्यान रखना था, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का फॉर्मूला जो कि होता है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इक्वल्स टू माइनस आर एफ ओवर आर, और वी कैन से दैट वी आउटपुट इज इक्वल्स टू माइनस आर एफ ओवर आर इंटू वी इनपुट। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं आर एफ ओवर आर इक्वल्स टू 100, दैट इज गेन 100 मल्टीप्लाई बाय द इनपुट रेजिस्टेंस से आपका क्या आएगा, फीडबैक रेजिस्टेंस आएगा। तो फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी आ रही है 220 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सर्टेन ऑपरेशनल एम्पलीफायर बायस करंट ऑफ 50 माइक्रो एम्पियर एंड 49.3 माइक्रो एम्पियर, द इनपुट ऑफसेट करंट इज। इनपुट ऑफसेट करंट आपके पास होता है I इज इक्वल्स टू आई बी नेगेटिव, आई बी पॉजिटिव और आई बी नेगेटिव माइनस आई बी पॉजिटिव, आई बी नेगेटिव, ठीक है। इसका मॉडुलस होता है, तो आई बी पॉजिटिव हो आई बी नेगेटिव पहले हो, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, मॉडुलस है। तो बेसिकली आपके पास आएगा 50 माइक्रो एम्पियर माइनस 49.3 माइक्रो एम्पियर, दैट इज आपके पास बचेगा क्या, 0.7 माइक्रो एम्पियर। और माइक्रो एम्पियर को कैसे लिखते हैं आप, 0.7 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, और इसे लिख लेंगे 700 नैनो एम्पियर। नैनो एम्पियर का मीन्स 10⁻⁻9। तो ऑप्शन में आपका 700 नैनो एम्पियर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द गेन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर शोन इन द फिगर इज। तो बेसिकली ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर थोड़ा सा अलग लग रहा है आपको। ये है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो नेगेटिव फीडबैक ऑपरेशनल एम्पलीफायर विद एन इनपुट वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर ये है विद अ फीडबैक रेजिस्टेंस ऑफ 100 के एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 4.7 के। अगर आप इसको रीड्रॉ करेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ड्रॉ करें इसे, तो ये है आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस एट इन्वर्टिंग टर्मिनल एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वी इन वोल्टेज एंड फीडबैक रेजिस्टेंस आपके पास 100 के, 4.7 के का आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस है, वी आउटपुट आपको गेन आपको फाइंड करना है। गेन बेसिकली आपको पहले बताया था, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट आपको फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन, अगर आपको फिगर ये समझ नहीं आ रहा है अभी भी, तो आप क्या करें, इस वाले को पलट दें पहले, देन इस वाले रेजिस्टेंस को अगर आप इधर खींचें तो ये वाला रेजिस्टेंस आपका फीडबैक की तरफ पोजीशन पे आपको दिखने लगेगा, और ये आपको इनपुट रेजिस्टेंस के शो पे होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, इसको पलटा, ये वाला रेजिस्टेंस आपका ये बन गया और फीडबैक रेजिस्टेंस आपका ये बन गया, ठीक है। देन इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर आप करना चाहें तो I1 = I2 से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर डायरेक्ट फार्मूला याद रखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि एग्जाम में आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। डायरेक्ट फार्मूला होता है वी आउटपुट इज इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर R इंटू वी इनपुट, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, गेन निकालना है। गेन आएगा आपके पास वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इक्वल्स टू 1 प्लस RF ओवर R। RF है आपके पास 100, RF है आपके पास 100 और इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास 4.7। तो आप सिंपल फार्मूला लगा लेंगे, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट इज इक्वल्स टू 1 प्लस 100 ओवर 4.7, दैट इज 104.7 ओवर 4.7, दैट इज नियर अबाउट 22.27, ठीक है। और आप ऑप्शन देखेंगे तो 22.23 इसके नियर अबाउट है, अप्रॉक्सीमेट। तो 22.3 आपका ऑप्शन मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द गिवन सर्किट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले ही बताया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल। अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज होता है तो फेज शिफ्ट नहीं होता, अगर इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपका वोल्टेज होता है, इनपुट वोल्टेज होता है, तो फेज शिफ्ट होता है इनपुट वोल्टेज का। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे तो 0 वोल्ट है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पे आपके पास एक साइन वेव है, और उसकी एम्पलीट्यूड आप देखोगे तो 0.5 वोल्ट है, ठीक है। तो बेसिकली
जब ये साइन वेव इसमें इनपुट होगी तो उसका होगा इन्वर्ट। तो इन्वर्ट में आपके पास कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? ऑप्शन सी आपके पास मैच हो रहा है। तो आपके इन्वर्टिंग केस में क्या होता है, 180 का फेज शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे इस वाली वेव में और इस वाली वेव में आपको दिखेगा 180 का फेज शिफ्ट, एम्पलीट्यूड आपका दोनों जगह सेम रहेगा। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे मैच हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो से। तो इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर you can write common mode rejection ratio is basically the ratio of difference mode gain over common mode gain. So difference mode gain can be written as ADM and common mode gain can be written as ACM. In logarithmic or in decimal we can write CMRR as CMRR in decibel is equals to 20 log ADM over ACM, where ADM is the difference mode gain and ACM is the common mode gain. So here यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट, बट प्रैक्टिकली CMRR की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा हाई। तो CMRR की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होने से हम क्या करते हैं, उसे डेसिबल में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि डेसिबल में हायर वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करना आसान होता है। एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में भी CMRR को डेसिबल से यूज़ की जाती है। तो जो डेसिबल वाला फार्मूला है वो स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो अगर आपके एग्जाम में भी ये दोनों फार्मूले आते हैं तो आप डेसिबल वाले को करेक्ट ऑप्शन टिक करने का। आई होप ये क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपकी प्रिपरेशन को इन्हांस करेंगे। थैंक यू।